Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you all? Well, beta, as you know that our online classes are going on these days to facilitate you people to continue your further studies. So, beta, we will do some text work today. So, let us start our today's lecture. Today's lecture is all about your fourth lesson, that is end of the term. Actually, we have completed 3 chapters from your English book so far, and the next chapter, chapter number 4, lesson number 4, end of term is going to be started today in today's lecture. आज के लेक्चर में बेटे आप अपना नेक्स्ट लेसन जो है एंड ऑफ द टर्म जो है वो स्टार्ट करेंगे. हम देखते हैं कि एंड ऑफ टर्म जो है इसको थोड़ा सा मैं समराइज़ कर दूंगी आपकी कन्वीनियंस के लिए, और देखते हैं कि इस लेसन में हमें क्या बताया गया है. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट डज इट मीन. टाइटल जो है वो हमें क्या बता रहा है. इट्स एंड ऑफ टर्म. टर्म क्या है. टर्म बेसिकली मीन अ फिक्स्ड और लिमिटेड पीरियड फॉर विच समथिंग लास्ट्स. अ फिक्स्ड और लिमिटेड पीरियड फॉर विच समथिंग इज लास्ट. एक मखसूस मुद्दत को कहा जाता है. एंड ऑफ टर्म एक एजुकेशनल पीरियड भी हो सकता है, दैट इज़ एन एजुकेशनल पीरियड इंडीड. तो एंड ऑफ टर्म का मतलब, एंड ऑफ टर्म मीन्स एक तालीमी मुद्दत का इख्तिताम, एक तालीमी मुद्दत का खातिमा कहा जाएगा. तो बेटा राइटर कौन है इसका. इस लेसन का राइटर है डेविड डेशिस. David Dashies, something to talk about the writer. Basically, David Dashies, he was a Scottish writer, scholar and critic. What is meant by Scottish? Scottish means the people of Scotland. And where is Scotland situated, located? Scotland कहाँ है. Scotland is the part of, it is the part of UK, United Kingdom, and England shares the border of Scotland in the south. We see that David Dashies, he wrote on English literature, Scottish literature and also on Scottish culture. तो क्या है डेविड डेशिस के बारे में आपकी मालूमात में क्या आती हैं कि वो एक यहाँ छोटा सा इसके हवाले से कुछ लिख लेते हैं चीज़ें कि he was a Scottish, he was a Scottish writer, scholar and critic. तो स्कॉटिश मीन पीपल ऑफ, स्कॉटिश क्या है बेटे. स्कॉटिश मीन पीपल ऑफ स्कॉटलैंड. और स्कॉटलैंड कहाँ है. Scotland is the part of, Scotland is the part of UK, United Kingdom, and it shares the border of England in the south. जी बेटे राइटर के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हमने पढ़ी कि एक स्कॉटिश डेविड डेशिस, ही इज़ बेसिकली अ स्कॉटिश राइटर, स्कॉलर एंड क्रिटिक, एंड स्कॉटलैंड इज़ द पार्ट ऑफ यूके इटसेल्फ एंड इट शेयर्स द बॉर्डर ऑफ इंग्लैंड इन द साउथ. तो बेटे देखते हैं कि इसमें क्या आपको एंड ऑफ टर्म में क्या चीज़ें जो हैं वो आपसे शेयर की गई हैं. Actually, the writer has shared his own experiences regarding his school life. Yani he just wants to keep us in touch with his school life, that what were the things which disturbed him, or what were the things which provided him a sort of pleasure when he was studying in a school. तो वो क्या कहता है कि एक्चुअली ही ऑल्सो राइट्स हिज नोशंस, हिज आइडियाज़ अबाउट हॉलीडेज़. छुट्टियों के बारे में अपनी राय, स्कूल की पढ़ाई के हवाले से अपनी राय जो है या अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हमारे साथ वो शेयर कर रहा है. तो इसमें क्या बयान किया गया है. ऑल अबाउट स्कूल लाइफ इन जनरल. तो द राइटर्स व्यूज़ इन जनरल रिगार्डिंग स्कूल लाइफ आर इंडिकेटेड और डिपिक्टेड और डिटेल्ड इन दिस
लेसन। तो उसकी स्कूल लाइफ के हवाले से जनरल बातें जो हैं वो हमसे की गई हैं। स्कूल ग्राइंड, ग्राइंड मीन हार्ड एफर्ट, स्ट्रेनवस स्ट्रगल, हार्ड एफर्ट, बहुत ज़्यादा मुशक्क़त, बहुत ज़्यादा मेहनत। तो हमें स्कूल ग्राइंड, स्कूल की मेहनत के बारे में क्या बताया जा रहा है? एज इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट द राइटर हिमसेल्फ वॉज नॉट अ डल स्टूडेंट and he was not basically unhappy out of the classroom atmosphere, but the fact was that the feeling of never being able to relax, the feeling of having tough competition all the time and to be overburdened due to heavy satchels and school work, so sometimes he got disturbed and he yearned for, he longed for holidays. He wanted holidays to have enjoyment. तो क्या है स्कूल ग्राइंड, स्कूल की मुशक्क़त के बारे में इसमें बताया गया है। एक्चुअली राइटर जो है वो एक डल स्टूडेंट नहीं था और वो कभी अनहैप्पी भी नहीं रहा था क्लासरूम में, लेकिन स्कूल का जो एक पूरा एक सिस्टम था और वहाँ पर जो कंपटीशन था और जो ओवरबर्डन जो वो काम की ज़्यादती की वजह से प्लेंटी ऑफ वर्क था, एक्सेसिव वर्क था जिसकी वजह से वो ओवरबर्डन महसूस करता था और एक टफ कंपटीशन की फ़िज़ा थी वहाँ पर। इसके अलावा ये फीलिंग कि रिलैक्स होने के लिए टाइम बिल्कुल मैसर नहीं है, वर्क वर्क एंड वर्क ऑल द टाइम। ठीक है, तो ये फीलिंग्स जो थी, दीज थिंग्स समटाइम्स प्रेशराइज्ड हिम और हैवीली pressed upon him. So he just yearned for holidays to come to have the real recreation in life. तो वो चाहता था छुट्टियाँ आएँ और वो enjoy कर सके। Attitude about getting up in the morning, यानी सुबह सुबह उठना, स्कूल के लिए आना, उसके हवाले से उसके रवैये के बारे में बताया जा रहा है कि राइटर क्या फील करता था। Actually, it was not an easy task for him to get up early in the morning to go and to get ready to go to school. स्कूल जाने के लिए सुबह सुबह जल्दी उठना और तैयारी करना और बहुत मुश्किल काम लगता था। And particularly after weekend, it became rather tough. And when the maidservant happened to go upstairs in attics, in upper floor of the house to awaken David, his sister and his brother Lionel, his sister Sylvia, so they just felt annoyed, or it was really displeasing for these children to get up early in the morning and having no more chance with no more chances to have extra dose. तो वो अपना एटीट्यूड बता रहा है कि सुबह सुबह उठना, वीकेंड के बाद स्पेशली मंडे को उठना और स्कूल के लिए तैयार होना, ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ से महसूस होता था। और जब कभी भी मंडे को जनाब उनकी जो मेड है, फीमेल सर्वेंट है, वो अपर स्टोरी में आती और इन तीनों बहन भाइयों को कहती कि टाइम फॉर स्कूल, कि स्कूल जाने का वक्त हो गया, जागो, उठो और तैयारी करो। तो इसको ये बच्चे यूँ महसूस करते थे, इस एफ somebody was to summon them. It was like the summons from hell, summons from damnation or hell. उन्हें लगता था जैसे कि जहन्नुम से कोई बुलावा आ गया, जहन्नुम का कोई दरोगा आ गया जो उन्हें जगा रहा है, उनको हिला रहा है कहीं जाने के लिए। तो जनरल हॉलीडेज़, अच्छा इसमें जो है मुख्तलिफ हॉलीडेज़ का जिक्र किया है जो कि राइटर इन्जॉय करता रहा है। वो हॉलीडेज़ कौन कौन सी हैं हम देखते हैं। उसमें ये कहा गया है कि समटाइम्स देयर वर अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स, कुछ अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज़ उसके पास आ जाया करती थी। यानी समटाइम्स देयर वाज अ हाफ डे, यानी द स्टूडेंट्स वर टेकन टू द ग्राउंड टू वॉच सम football match, or there was a half day even due to some emergency or celebrations or functions throughout the country. वो celebrations की वजह से भी, कुछ हंगामी हालात की सूरत में भी क्या है, हाफ डे दे दिया जाता था। और इसके अलावा क्या था, apart from this we see that there were holidays like holidays during Christmas holidays, and on other festivals they used to get holidays, they used to enjoy holidays. Then we see the real holidays for the children were of summer vacation. Summer vacation means 2 full-fledged, 2 complete months in hand, intact in hand,
and at the disposal of the children to enjoy themselves in a better way. तो जो समर वेकेशन की छुट्टियाँ थी वो राइटर के करीब जो है वो सबसे दिल फरेब छुट्टियाँ थी, एंड दैट वाज द टाइम टू मटेरियलाइज ऑल हिज ड्रीम्स विच रिमेन्ड अनडन ड्यूरिंग स्टडी टाइम. और वो तमाम ड्रीम्स जो कि फुलफ़िल नहीं हुए थे स्टडी टाइम के दौरान, उनको इन छुट्टियों में फुलफ़िल किया जा सकता था उन ड्रीम्स को. इसके अलावा हम क्या देखते हैं, what else is the part of this lesson? We see that writer shares some of his longings with us, some of the desires of early childhood. ठीक है, हम यहाँ देखते हैं समर वेकेशन की बात हुई, चाइल्डहुड लॉन्गिंग्स. चाइल्डहुड लॉन्गिंग्स क्या है? इन हिज वेरी अर्ली चाइल्डहुड द राइटर ही yearned for a tricycle, but unfortunately, unluckily, his parents could not afford a tricycle for him, and later on this desire converted into a bicycle. And bicycle again, his parents couldn't afford for himself. His first bicycle he purchased, or he got out of the prize money he won from Edinburgh University when he was 21 years. तो ये है, वो कहता है नॉट नेसेसरी दैट विशेज़ कम ट्रू, कि ख्वाहिशात जो हैं वो शाज़ ही पूरी हो पाती हैं, ख्वाहिशात बहरहाल ख्वाहिशात ही रहती हैं. वो ये कहता है कि इन हिज अर्ली चाइल्डहुड हिज सिस्टर एंड ब्रदर दे यूज्ड टू कीप देयर मनी इन अ मनी बॉक्स एंड दे डिडंट स्पेंड दिस मनी at all. तो क्या होता था कि sometimes he used to stand before the ice cream barrels, or he used to stand in front of the candy shops just wishing to get some lollies from the ice cream trolley, or just to get some candies from that shopkeeper, and miraculously. But unfortunately, again, wishes do not come true. तो ये सारी चीज़ें उसने हमारे साथ शेयर की हैं. फिर हमें वो मज़ीद क्या बता रहे हैं, द वे टू स्पेंड हॉलीडेज़, एंड व्हेन हिज समर वेकेशन पीरियड और व्हेन हिज समर हॉलीडेज़ अप्रोच्ड, तो ही रियली लव टू एंजॉय all these holidays in the company of his family members, and the family usually they went out of the town to spend this time of recreation in the company of all the members of that family. यानी वो फैमिली जो है तमाम अफराद के साथ कहीं दूर जो है वो निकल जाती सैर व तफरीह की गर्ज से. तो हमें क्या चीज़ें पता चलती हैं एंड ऑफ टर्म में कि तालीमी मुद्दत का अख्ताम. हम इस लेसन के ज़रिए से डेविड रेशिस ने अपने बहुत से एक्सपीरियंसेस, बड़े दिलचस्प एक्सपीरियंसेस जो है हमारे साथ शेयर किए हैं. उसने हॉलीडेज़ की अफादियत के बारे में बताया है कि स्कूल लाइफ के दौरान जो है वो हॉलीडेज़ आपके लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है और कितना दिलचस्प ये दौरानिया होता है एंजॉयमेंट के लिए. और वो ये कहता है स्पेशली कि जब वीकेंड हाँ, एक चीज़ आपके साथ शेयर करूं कि जैसे मैंने पहले बताया कि जो राइटर है वो कोई डल स्टूडेंट नहीं था, कोई बहुत निकम्मा स्कूल से फ़रार होने वाला कोई स्टूडेंट नहीं था. लेकिन स्कूल में चूँकि एक ख़ास किस्म के नज़्म ज़ब्त का ख़्याल रखा जाता है, ख़ास किस्म का पैटर्न होता है स्टडीज़ का, उसको फॉलो किया जाता है और हर चीज़ जो है उस पर चेक एंड बैलेंस होता है. तो इसलिए बच्चे किसी वक्त जो हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं. मसलन स्कूल में जो कंपटीशन की फ़िज़ा रहती है, हर वक्त डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा पर बहुत फोकस होता है. इसके अलावा स्कूल में स्टडी आवर्स जो है वो ज़ाहिर टाइम टेबल बहुत टफ बना होता है और ये भी एहसास होता है स्टूडेंट्स को कि उनके पास रिलैक्सेशन का कोई टाइम नहीं है, काम और काम ही करना है. तो ये समटाइम्स ऑल दिस थिंग्स मेक द स्टूडेंट्स डल, ठीक है, एंड थिंग्स फील लाइक बोरिंग. ये सारी चीज़ें जो है टीडियस और बोर्डम का सबब बनती हैं, ये सब बोरियत का सबब बनती हैं. तो राइटर इसलिए कहता है कि द स्टूडेंट्स डेफिनेटली यर्न फॉर और द डिज़ायर फॉर हॉलीडेज़, ठीक है, आफ्टर द वर्किंग आवर्स. कि वर्किंग आवर्स के बाद बच्चे जो है वो चाहते हैं कि छुट्टी का टाइम भी मिले ताकि वो एंजॉय कर सकें. फिर हम ये देखते हैं कि वो हमें ये बता रहा है कि उसको विच वॉज द बेस्ट डे अकॉर्डिंग टू द राइटर, बेस्ट डे ऑफ द वीक, बेस्ट नाइट ऑफ द वीक. वो कहता है फ्राइडे वॉज द बेस्ट डे ऑफ द वीक एंड द Friday night was the best night of the week. क्यों? Because he was having a sort of feeling that still he was having two solid intact holidays of Saturday and Sunday in hand before Monday. क्योंकि उसको ये फीलिंग होती थी कि मंडे आने से पहले उसके पास सैटरडे और संडे की छुट्टियाँ एंजॉयमेंट के लिए मौजूद है. बट द मंडे मॉर्निंग इट वॉज फुल ऑफ थ्रेट फॉर द होमवर्क, for the tough routine which was yet to be faced.
ठीक है। मंडे मॉर्निंग जो है फुल ऑफ थ्रेट होती थी कि बहुत काम करना पड़ेगा और बहुत पढ़ाई और बहुत मुशक्क़त का दौरानिया जो है उससे गुजरना है। फिर हम ये देखते हैं कि राइटर हमें ये कहता है कि मुझे जो मुख्तलिफ छुट्टियाँ मिलती थी स्कूल में, वो कौन कौन सी छुट्टियाँ हो सकती थी। उसमें मुख्तलिफ छुट्टियों का अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स का जिक्र किया गया है। यानी वही कहता था, बाज़ दफ़ा सडनली हमें कहा जाता था कि फ़ुटबॉल मैच जो है वो जो पिछले हफ्ते कैंसिल हो गया था किसी वजह से, तो अब वो उसे देखने के लिए स्टेडियम जाना है, तो देयर वाज अ डिसमिसल ऑफ स्कूल 2 और 3 आवर्स अर्लियर। तो स्कूल जो है 2 या 3 घंटे पहले बंद हो जाता था ताकि बच्चों को फुटबॉल मैच दिखाने के लिए ले जाया जाए। इसके अलावा क्या था कि जो एनुअल मिड टर्म हॉलीडे होती थी, यानी एनुअल मिड टर्म के दौरान मंडे ऑफ हुआ करता था। इस तरह से एक लॉन्ग वीकेंड जो था वो मिल जाता था, यानी विद सैटरडे, संडे एंड मंडे, ऑल द 3 डेज ऑफ, ठीक है, टू एंजॉय। इसके अलावा वो क्या कह रहा है कि बाज़ दफ़ा है कि बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी पड़ती थी मुल्क में, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी की वजह से भी जो है स्केटिंग हॉलीडेज़ मिल जाया करती थी फ्रॉस्ट की वजह से, ठंड की वजह से, तो वो भी एक एंजॉयमेंट का दौरानिया था। फिर इसके अलावा क्या है, इसके अलावा वो हमारे साथ शेयर कर रहा है कि क्रिसमस की छुट्टियाँ जो हैं वो उसके लिए बहुत इंजॉयबल थी। ईस्टर की छुट्टियाँ जो थी वो उसके लिए बहुत ही दिलचस्प हुआ करती थी। और फिर इसके अलावा सबसे बेहतरीन छुट्टियों का दौरानिया कौन सा था, समर वेकेशन, जो कि तकरीबन 2 माह का हुआ करता था। और वो इस तरह से बच्चे स्कूल से फ़रार होते थे जिस तरह कोई कैदी जो है वो अपनी कैद से छुटकर जाता है, फ़रार का रास्ता इख्तियार करता है। सिमिलरली अगेन मैंने आपको बताया कि द राइटर ऑल्सो हैज़ डिस्कस्ड हिज डिज़ायर्स और लॉन्गिंग्स और हिज विशेस विच ही कुडंट फुलफिल ड्यूरिंग हिज अर्ली चाइल्डहुड, कि ज़माना बचपन के दौरान जो है, ज़माना तालिब इल्मी में, बचपन में जब बहुत छोटा था तब वो ट्राईसाइकिल ख़रीदना चाहता था, उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाए और वो ट्राईसाइकिल नहीं ख़रीद पाया। फिर यही ट्राईसाइकिल की ख्वाहिश जो है एक बाईसाइकिल में कन्वर्ट हो गई और वो नहीं ख़रीद पाया। बिलाखिर 21 साल की उम्र में एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से उसने कुछ कैश प्राइज़ विन किया और इस अमाउंट से उसने वो बाईसाइकिल जो है वो ख़रीद ली। फिर इसमें ये बता रहा है कि बचपन में चूँकि हम तीनों बहन भाई यानी डेविड, लॉयनल और सिल्विया, they were in habit of keeping their money safe in a money box। ये तीनों बच्चे मनी बॉक्स में अपने पैसे सेव किया करते थे, रखा करते थे, ठीक है। they spend nothing for themselves, अपनी ज़ात पे खर्च नहीं किया करते थे, कोई नोबल कॉज उनका होता होगा तो बेटा क्या था। लेकिन क्या होता था कि अक्सर जो है वो राइटर कह रहे मैं जो आइसक्रीम बैरो है या ट्रॉली है उसके सामने खड़ा होता और ये सोचता कि हो सकता है कोई मिरेकल्सली मुझे कोई कॉर्नेट, कोई लॉलीज, मुझे कोई स्लाइडर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है शायद ये आदमी मुझे दे दे, या कोई कैंडीज़ शॉप के बाहर शायद मुझे कोई कैंडीज़ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है जनाब। तो ये क्या वो हमें बताना चाहता है, द विशेज़ डू नॉट कम ट्रू इन लाइफ, कि हर ख्वाहिश जो है वो कहते हैं ना हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो ख्वाहिशात ज़रूर नहीं कि सारी की सारी पूरी हो पाए। फिर इन द एंड ऑफ द लेसन वो हमसे क्या चीज़ शेयर करता है, वो ये कहता है कि हाउ डिड ही स्पेंड हिज समर वेकेशन इन द कंपनी ऑफ हिज फैमिली मेम्बर, कि वो दे यूज़ टू गो समवेयर फॉर रिक्रिएशन टू सम अदर टाउन्स और इवन टू मीट सम रिलेटिव्स आउट स्टेशन, कि वो छुट्टियाँ जो है वो अपने शहर से बाहर गुजारते थे ताकि वो सही तौर पर इस टाइम को एंजॉय कर सकें, अवेल कर सकें, ठीक है बेटे। इसको थोड़ा सा मैंने समराइज़ कर दिया ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो सके। तो क्या है, दैट इज़ ऑल अबाउट स्कूल लाइफ इन जनरल एंड स्कूल ग्राइंड, attitude about getting up in the morning. Then we see he tells us about the general holidays and then about summer vacation, and he also narrates his experiences regarding childhood longings, desires or wishes which scarcely came true. And the next one is the way to spend holidays, that how did he spend his holidays, किस तरह spend करता था। He used to go to other towns with his family to have the real recreational time, तो वो इन्जॉयमेंट के लिए जाया करता था। बेटे मैं इस बोर्ड को रिमूव इसलिए करती हूँ ताकि आप लोग जो है अब पढ़ते हैं इस लेसन को, इसमें जो टफ मीनिंग्स होंगे वो साथ साथ आपके साथ में डिस्कस करूँगी इस बोर्ड के ऊपर, ये चीज़ें आपने यकीनी तौर पर समझ ली हैं। जी बेटा, इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके मीनिंग्स को अंडरलाइन कीजिएगा, वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिएगा, साथ साथ मीनिंग्स लिखते जाइएगा। एंड ऑफ टर्म मैंने आपको बता दिया कि इट मीन्स एंड ऑफ अ पर्टिकुलर
पीरियड, एट द पीरियड ऑफ एजुकेशन, दैट इज़ बेसिकली एजुकेशनल पीरियड, कि तालीमी मुद्दत का ख़ातिमा। हम देखते हैं इसमें हमें क्या बताया जाता है। आई बिलीव अ स्कूल टीचर रोट अ बुक सम ईयर्स एगो विद द टाइटल फ्राइडे थैंक गॉड। बिलीव मीन क्या होगा? बिलीव का मतलब क्या होगा बेटे? इट मीन्स टू ट्रस्ट, कि यकीन करना, बिलीव टू ट्रस्ट। तो आई बिलीव अ स्कूल मास्टर रोट अ बुक सम ईयर्स एगो, मुझे यकीन है कि कुछ सालों पहले स्कूल मास्टर ने ही एक किताब लिखी थी विद द टाइटल फ्राइडे थैंक गॉड, कि खुदाया तेरा शुक्र है जुमा आया। ठीक है, जुमा आया क्या मतलब? यानी ये चीज़ इस बात को इंडिकेट करती है, जुमे का मतलब है अ लॉन्ग वीकेंड टू हैव फन, कि एक वीकेंड आ गया जिसे आपने एंजॉय करना है। दिस फ्रेज एक्सप्रेसेस परफेक्टली माई एटीट्यूड टू द अराइवल ऑफ द वीकेंड ड्यूरिंग टर्म। फ्रेज क्या होगा? फ्रेज बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फ्रेज आपने पढ़ा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, it stands for title here, it also means title here, यानी उन्वान होना। ठीक है, that phrase expresses मतलब क्या होगा? express mean to convey and to communicate। perfectly, another word is perfectly in this sentence। perfectly क्या होगा? perfectly, superbly, बहुत उम्दा अंदाज में। perfectly मीन बहुत उम्दा अंदाज में। to the arrival क्या होगा? arrival मीन approach of, आमद के साथ, किसी चीज़ की आमद को arrival कहा जाएगा। ऑफ द वीकेंड ड्यूरिंग टर्म टाइम व्हेन आई वाज अ स्कूल बॉय। तो राइटर कहता है कि ये जुमला जो है थैंक गॉड फ्राइडे थैंक गॉड, ये मेरे अपने जज्बात की बड़ी परफेक्टली, बड़ी उम्दगी से अक्कासी करता है, मेरे अपने रवैये की, मेरी अपनी सोच की अक्कासी करता है कि जब मैं स्कूल बॉय हुआ करता था, स्कूल का एक तालिब इल्म हुआ करता था, तो आई वॉज ऑल्सो हैविंग द सेम सॉर्ट ऑफ फीलिंग एट द अराइवल ऑफ फ्राइडे दैट थैंक गॉड द वीकेंड इज़ देयर टू हैव एन्जॉयमेंट, टू हैव फन। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये जुमला जो है मेरे अपने जज्बात की अक्कासी करता था कि शुक्र है जुमा आया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं द डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल। अब हम ये देखते हैं कि वाई वॉज ही थैंकफुल एट द अराइवल ऑफ द वीकेंड और एट द अराइवल ऑफ द यू कैन से फ्राइडे इवन, कि फ्राइडे आने पर वो क्यों जनाब खुशी का इजहार किया करता था, क्या वजह थी। द डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल, ग्राइंड क्या होता है? स्ट्रगल, एफर्ट्स, हार्ड वर्क। ग्राइंड मीन हार्ड वर्क, स्ट्रगल, हार्ड एफर्ट। तो क्या था जो चीज़ उसको, मैंने आपको बताया ना, ही वॉज नॉट अ डल स्टूडेंट एट ऑल, ही नेवर रिमेन्ड अनहैप्पी इन क्लासरूम। तो देर वर सर्टेन रीजन्स विच समटाइम मेड हिम डिसप्लीज्ड। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उसको बाज़ दफ़ा नाखुश कर दिया करती थी। वो कहता है द डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल, कि रोज़ाना का जो हार्ड वर्किंग वाला मतलब बहुत मुशक्क़त तलब जो काम था स्कूल का, विद इट्स एबंडेंट होमवर्क। एबंडेंट क्या होता है? एबंडेंट मीन प्लांटीफुल और एक्सेसिव। तो जो हद से ज़्यादा, जो एबंडेंट होमवर्क था, हद से ज़्यादा दिया जाने वाला, बहुत ज़्यादा दिया जाने वाला जो होमवर्क था, इट्स फ्यूरियस कंपटीशन। फ्यूरियस क्या होगा? फ्यूरियस मीन हॉरिबल, टफ। कंपटीशन मीन कॉन्टेस्ट, मुकाबला। तो एक चीज़ आपने पढ़ी
द डेली ग्राइंड, रोज़मर्रा का मुशक्क़त तलब काम. Abundant homework mean excessive homework which was assigned or allotted to the students during their studies time. Furious mean horrible, tough. Competition mean contest. तो वहाँ पर जो एक टफ किस्म का एक मुकाबले की फ़िज़ा रहती थी. सॉरी जी, लेट्स सी व्हाट एल्स. और क्या चीज़ है जनाब, उसको कंपटीशन हो गया. द सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स. रिलैक्स मीन इट मीन्स रेस्ट फ्रॉम वर्क, यानी काम के दौरान उसको कभी भी रेस्ट नहीं मिलता था. फिर द सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स. प्रेस्ड हैवीली अपॉन. Pressed heavily upon mean to pressurize. Pressed heavily upon. It means to put pressure on. To put pressure on. दबाव डालना, pressure डालना. In spite of the fact that I often enjoyed the actual classroom work, in spite of the fact that I often enjoyed the actual means the real classroom work. यानी वो कह रहा है कि actually I really enjoyed the classroom work, but there were certain things which sometimes perturbed me, and these things included the excessive homework and the tough timetables and the feelings of never being able to relax during studies time and the fierce competitions. All these things sometimes exhausted the writer. ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें थी जो इसके लिए annoying थी. एक daily grind और daily grind यानी hard effort in routine, और abundant or excessive homework, और fierce competition over there, and the feeling of never being able to relax ड्यूरिंग स्टडीज़ टाइम. तो ये सारी चीज़ें उसको इनॉय करती थी, डिसप्लीज़ करती थी. अदरवाइज ही वॉज नॉट अ डल स्टूडेंट. अदरवाइज ही नेवर ट्राई टू बंक हिज क्लासेस, ही नेवर ट्राई टू अवॉइड हिज स्कूल वर्क. जी, आई ऑफन वेकिंग अप इन द मॉर्निंग विद द नॉलेज. वेक अप मीन टू गेट अप. वेक अप का मतलब जागना. Wake up to get up. Waking up with the knowledge. Knowledge, feeling, impression. Here knowledge means, knowledge here stand for impression. Impression and feeling. Impression or feeling. With the knowledge that one simply had to get out of bed. यानी सुबह सवेरे उठना और ये एहसास रखना कि अब तो बिस्तर को छोड़ना ही पड़ेगा. That there was no possibility. Possibility mean chances of turning over. Turning over mean availing. Availing फ़ायदा उठाना. For an extra dose. Dose mean sleep. और ये एहसास कि अब तो मज़ीद सोना मुमकिन नहीं होगा. ठीक है जी बेटे, साथ साथ मीनिंग जो है मज़ीद भी लिखते हैं, ये आपने नोट किया होगा. बिलीव, टू ट्रस्ट. फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ पर टाइटल कहेंगे. एक्सप्रेस, टू कन्वे, टू कम्युनिकेट, अपनी बात को पहुँचाना. परफेक्टली, सुपरबली, उम्दगी से. अराइवल मीन्स अप्रोच ऑफ. अप्रोच कह सकते हैं. अप्रोच मीन आमद, एडवेंट. ग्राइंड, हार्ड वर्क, स्ट्रगल, हार्ड एफर्ट. एबंडेंट, प्लेंटिफुल, एक्सेसिव. फ्यूरियस, horrible, tough. Competition, contest. Relax, rest from work. Pressed heavily, to put pressure on, to put pressure upon. Wake up. Wake up mean to get up. बेटा it is pressure on. इसको आपने इकट्ठा एक वर्ड नहीं समझना. It is to put pressure on. Upon भी कह सकते हैं. To put pressure upon. Wake up to get up. Knowledge, impression, feeling. जी बेटे आगे पढ़ते जाते हैं और साथ साथ मज़ीद मीनिंग जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. आपने अभी ये पढ़ा, waking up in the morning with the knowledge that one simply had to get out of the bed, that there was no possibility of turning over an extra dose.
Turning over mean availing. Turning over, it means to avail. Doze mean here sleep. Right? यानी सुबह सवेरे उठना इस एहसास के साथ कि अब बिस्तर को छोड़ना ही है, एंड देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टर्निंग ओवर फॉर एन एक्स्ट्रा डोज, और अब मज़ीद नींद की कोई गुंजाइश नहीं बची है. एंड सीइंग द आवर्स ऑफ स्कूल स्ट्रेचिंग अहेड. स्ट्रेच मीन एक्सपेंडिंग. स्ट्रेचिंग मीन एक्सपेंडिंग. एक्सपेंडिंग का मतलब फैला हुआ होना, फैला हुआ होना. एक्सपेंडिंग ahead was a dismal experience, especially on a Monday. Dismal is an important word here. Dismal mean bleak, gloomy, depressing, गमज़दा करने वाला. ठीक है, डिस्मल मीन ब्लीक, ग्लूमी, डिप्रेसिंग, यानी गमज़दा करने वाली कैफियत. तो कहा गया है कि सुबह सवेरे जनाब मंडे मॉर्निंग को उठना और ये एहसास रखना कि अब तो बिस्तर छोड़ना पड़ेगा, मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं सोने की. और ये है कि जनाब स्कूल टाइम टेबल वो आंखों के सामने फैला हुआ होता था. एंड दैट वाज द डिस्मल एक्सपीरियंस ऑन मंडे मॉर्निंग. तो विच वाज द डिस्मल एक्सपीरियंस फॉर द राइटर ऑन मंडे मॉर्निंग. मंडे मॉर्निंग को जो ग्लूमी और डिप्रेसिंग एक्सपीरियंस होता था राइटर के लिए, वो क्या था? बड़ा this is one of the most important question of this lesson. That what was the dismal experience for the writer on Monday morning? It means to wake up early in the morning, and the feeling too that one will have to leave the bed. There is no more dozing, or there no more nap. Similarly, the school hour which expanded before the eyes. All these things were बेसिकली अ डिस्मल एक्सपीरियंस फॉर द राइटर. ये सारी चीज़ें उसके लिए डिस्मल एक्सपीरियंस थी कि सुबह सुबह बिस्तर पे निकलना है, इसको छोड़ना है, और सोने की कोई गुंजाइश नहीं है, और स्कूल इतना लंबा दौरान है, इतना लंबा टाइम जो है स्कूल के औकात कार और लंबा टाइम जो वहाँ पर गुजारना है, तवील जो दौरानिया है वहाँ गुजारना, ये सब चीज़ें उसके लिए बहुत ही ग्लूमी थी, उसको गमज़दा करती थी मंडे को आफ्टर द वीकेंड. वी हैड maid once who would climb each morning. Maid कौन होती है? Maid is basically a female servant. Maid is the female servant. The female servant. तो इसमें हमें बताया जा रहा है कि we had a maid once who would climb each morning with grim steps. Grim mean harsh. Steps mean tread. Grim mean harsh, threatening. Cruel. Steps here mean tread. Sorry, the word is tread, and tread mean a way to walk. और इट ऑल्सो मीन स्टेप. तो हमें जनाब इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई जा रही है कि वी हैड अ मेड वंस, कि एक हमारी मुलाजमा हुआ करती थी, हु वुड क्लाइंब ईच मॉर्निंग विद ग्रिम स्टेप्स अप टू द एटिक फ्लोर. व्हाट इज मेंट बाय एटिक? एटिक इज अपर फ्लोर. एटिक मीन्स अपर फ्लोर. बालाई मंजिल को घर के ऊपर वाली मंजिल को एटिक कहा जाएगा. जी बेटे, तो इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि ही इज़ हैविंग अनदर एक्सपीरियंस टू शेयर विद अस. एक और एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया जा रहा है, दैट इज़ ऑल अबाउट द मेड दे हैड वंस. ठीक है, तो ये उनके पास एक मेड सर्वेंट थी, एक फीमेल सर्वेंट थी, और कहा गया है कि वंस हु वुड क्लाइंब ईच मॉर्निंग विद ग्रिम स्टेप्स अप टू द एटिक फ्लोर. और वो क्या है जनाब, सुबह वो क्या करती थी, ऊपर वाली मंजिल जो थी ना, उसकी जो स्टेप्स थे, जो उसकी सीढ़ियाँ थी ऊपर मंजिल तक पहुँचने के लिए, वो जनाब बड़े खौफनाक अंदाज में ऊपर चढ़ के आया करती थी. वी आर लॉयनल एंड आई स्लेप्ट इन वन बेडरूम. ऊपर वाली मंजिल जहाँ मैं और मेरा भाई लॉयनल
एक कमरे में सोया करते थे। एंड माई सिस्टर सिल्विया इन अनदर रूम, और ऊपर वाली ही एटिक्स में, मंजिल में, दूसरे रूम में मेरी बहन सिल्विया सोया करती थी। एंड अनाउंस्ड इन डीप फ्यूनरल टोन्स। फ्यूनरल क्या होता है? फ्यूनरल यहाँ पर होगा ग्लूमी, मॉर्नफुल, बड़ी ही गमज़दा मातमी आवाज़ जिसे कहा जा सकता है। ठीक है जी। तो कहा गया वो क्या करती थी खातून? एंड अनाउंस इन डीप फ्यूनरल टोन्स लॉयनल डेविड सिल्विया टाइम। तो वो अपनी बड़ी खौफनाक और भयानक आवाज़ में हम तीनों बहन भाइयों को कहा करती थी कि लॉयनल डेविड एंड सिल्विया टाइम, एंड इट्स टाइम टू गेट अप एंड टू गेट रेडी टू गो टू स्कूल, कि तैयार होने का वक्त है, तुमने अब स्कूल जाने की तैयारी करना है। आई यूज्ड टू लाई वेटिंग फॉर दैट ominous tread on the uncarpeted attic stairs. जी, I used to wait for that ominous means giving a omen, giving a bad sign, we say, giving a bad sign, threatening, accursed, यानी बहुत ही मनहूस और बहुत ही धमकाने वाली, डराने वाली। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या पता है, ominous tread on the uncarpeted stairs। तो जनाब वो आवाज़ भी लगाती कि तीनों बहन भाई स्कूल के लिए तैयारी पकड़ें। एंड दैट ominous tread on the uncarpeted attic stairs, और इसके ये जो मनहूस कदम थे उनकी आवाज़ अपर स्टोरी तक पहुंचने वाले जो सीढ़ियाँ थी, अनकारपेटेड, बगैर कालीन की जो सीढ़ियाँ थी, उस पर सुनाई देती थी आवाज़। एंड द वॉइस इट हेरोल्डेड साउंडेड इन माई ईयर्स लाइक अ समन्स टू डैमिनेशन। तो द वॉइस इट हेरोल्डेड, हेरोल्डेड मीन अनाउंस्ड, प्रोक्लेम्ड, ऐलान करना, वाजे करना। And damnation mean hell. And another word is, we are having another difficult word, and that is summons. Summons mean orders. Summons mean orders. और वो कहता है कि उसकी आवाज़ हमें ऐसे ऐलान करते हुए सुनाई देती थी, as if somebody was calling us to hell for damnation, कि शायद हमें कोई सज़ा के लिए जहन्नुम का बुलावा जो है, ऑर्डर्स जो हैं वो पहुंच गए हैं। ठीक है बेटे, एक आधी लाइन की भी थोड़ी सी गुंजाइश है, इसको पढ़ लेते हैं। द एंटिसिपेशन वॉज ऑलवेज वर्स देन द रियलिटी। एंटिसिपेशन मीन टू टेल समथिंग बिफोर हैंड। Anticipation mean to tell something before hand, यानी पहले से ही कोई ना कोई चीज़ जो है पेशगी बताते रहना, किसी चीज़ का पेशगी ऐलान करते रहना। टू टेल समथिंग बिफोर हैंड इज वर्ड्स। वर्ड्स मीन नॉट एडमायरेबल, वर्ड्स मीन नॉट डिज़ायरेबल और गुड। तो कहा गया है कि बाज़ दफ़ा हकीकत को फेस करने से पहले, हकीकत का सामना करने से पहले ही किसी चीज़ का पेशगी ऐलान जो है वो ज़्यादा हमें बदतरीन हालात से दो चार कर देता है। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे देखिए मौत का एक वक्त मुअय्यन है, और अगर हमें पता चल जाए इस डेफिनेट टाइम का जब हमें मरना है, तो ये वक्त हर वक्त हमारे जहन पे सवार रहेगा, और शायद हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पर नहीं गुजार पाएंगे उस खौफ के तहत जो उस मौत के मंडलाते साए की वजह से जहन पर तारी हो जाएगा। तो कहा गया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इस लाइन है इस चैप्टर में, द एंटिसिपेशन वॉज ऑलवेज वर्स दैन द रियलिटी, कि हकीकत का सामना करने से कहीं भयानक जो है वो एंटिसिपेशन है, बार बार उस चीज़ का पेशगी ऐलान है, जो बाज़ औक़ात जो है हमारे लिए तकलीफ दे भी बात हो सकती है। ठीक है बेटे। जी बेटे, आई डू नॉट रिमेंबर
ever being especially unhappy in class. So again he is making us realize that he was not a dull student, he was not the one who remained unhappy during studies, कि वो एक ऐसा student नहीं था जो कि school में unhappy रहा करता था और who didn't want to go to school, जो कि school नहीं जाना चाहता था. Rather he felt happy being the part of school. Yet there were certain things which sometimes made him डिसप्लीज्ड. कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उसने शेयर की जिसकी वजह से वो बाज़ दफ़ा एनॉयड हो जाता था, डिसप्लीज्ड हो जाता था एंड ही फेल्ट सॉर्ट ऑफ बोर्डम, और उसको वो बोरियत सी महसूस हुआ करती थी. ठीक है बेटा, तो दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर. तो होपफुली यू आर गोइंग टू रिवाइज इट वेरी वेल एंड अगेन द सेम थिंग आई वुड लाइक टू रिपीट कि ये तमाम जितने वर्ड्स मीनिंग है इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा. मैं ये स्लाइड जो है ये आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ. टर्निंग ओवर टू अवेल फ़ायदा उठाना, डोज स्लीप नींद, स्ट्रेचिंग एक्सपेंडिंग फैला हुआ होना, डिसमिल ब्लीक ग्लूमी डिप्रेसिंग गमज़दा करने वाला, मेड फीमेल सर्वेंट होती है, ग्रिम इन हार्श थ्रेटनिंग क्रूअल बड़े जालिमाना और बड़े खौफनाक किस्म की सख्त चीज़. स्ट्रेट मीन अ वे टू वॉक चलने का एक तरीका, चाल, स्टेप कदम. एटिक होता है अपर फ्लोर, बालाई मंजिल को एटिक कहा जाता है. फ्यूनरल मीन ग्लूमी माउनफुल बहुत ही गमज़दा करने वाली मातमी आवाज़. ओमिनस मीन गिविंग अ बैड साइन और ओमिन कि बुरा एक कोई शगुन. थ्रेटनिंग एक कर्स्ड बहुत ही मनहूस और खौफनाक किस्म की चीज़. हेरोल्डेड अनाउंस्ड प्रोक्लेम्ड यानी ऐलान करना, प्रोक्लेम का मतलब भी ऐलान करना ही होगा. डैमनेशन मीन हेल, कंडमनेशन इट मीन्स कंडमनेशन टू हेल जहन्नुम की जानिब बुलावा. समन्स मीन ऑर्डर्स बुलावा. अब एंटिसिपेशन टू टेल समथिंग बिफोर हैंड, टू रियलाइज अ थिंग बिफोर हैंड किसी चीज़ को पहले से महसूस करना, उसकी पेशगी उसके बारे में पेशगी कुछ कहना. वर्ड्स मीन नॉट डिज़ायरेबल और गुड वो चीज़ जो कि बदतरीन है, जो कि डिज़ायरेबल और गुड नहीं है. ठीक है बेटा, एंड दैट इज़ ऑल फॉर द डे. अगेन आई वुड लाइक यू टू रिवाइज योर लेसन वेल so that you would be in a position to comprehend it in a good way. And if you find any sort of problem, we are here to facilitate you by repeating these things again. Beta, so just avail the opportunity of these online classes and try to revise your lessons in the best way. Thank you very much for being here with us today, and we'll continue the same lesson inshallah in the next lecture. Thank you. Allah Hafiz.